हेलो फ्रेंड्स, ब्रांड स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान पार्ट 2। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। आठवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, संविधान निर्माण के समय आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, कौन कौन, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, सबसे पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद कितने हैं? 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है और 25 भाग हैं। ठीक है, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग में विभाजित है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट में है। और संविधान निर्माण के समय तो 28 थे, 2014 में 29 हो गए थे। तेलंगाना 29वां राज्य बना था और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला देखिए। आंध्र प्रदेश राज्य आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सॉरी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। कहाँ पर है? अमरावती है। अगला क्वेश्चन देखिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना था और तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला देखिए, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला देखिए भाग 3 में देखो मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 4 के काम है। भाग 4 काम है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 15 काम है। ठीक है, भाग 4 में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 15A में है। ठीक, और भाग 18 में देखो, भाग 18 में आपातकाल उपबंध है। क्या है? आपातकाल उपबंध है। ये अनुच्छेद 352 से 368 में। ठीक है, आपातकाल उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 352 से 360 अनुच्छेद में। और भाग 20 में देखिए, भाग 20 में संविधान संशोधन प्रणाली है। क्या है? संविधान संशोधन प्रणाली। यह अनुच्छेद 368 में है। किसमें? अनुच्छेद 368 में है। और संविधान संशोधन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया। ठीक है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया। ठीक है,
आगे देखिए मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है और भाग 3 में। ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? तो है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। आगे देखिए संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र एवं मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। किस भाग को भारत का अधिकार पत्र एवं मूल अधिकारों का जन्मदाता कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं। ठीक है। संविधान के भाग 3 को। आगे देखिए मौलिक अधिकारों को संसद में संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार को संसद में संशोधित किया जा सकता है। ठीक है। और राष्ट्रीय आपात के समय जीवन एवं व्यक्तित्व जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों को संसद में संशोधित किया जा सकता है और राष्ट्रीय आपात के समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें से 5 स्थगित किया जा सकते हैं और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है व्यक्तिगत एवं जीवन स्वतंत्रता तो ये फिर इसको छोड़कर सब स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। देखिए मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार थे। अब प्रेजेंट में है 6 मौलिक अधिकार। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार। इनमें से जो हटाया गया 7वां मौलिक अधिकार तो वो था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है। और उसके बदले में आ गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। और ये कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979। कब? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है। 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आगे देखो मूल अधिकार की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मूल अधिकारों की मांग किसने की? मूल अधिकारों की मांग किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है। आगे देखिए मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया? मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया? तो मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का प्रारूप बनाया था। ठीक। आगे देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए ठीक है इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जाता है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जाता है। सिर्फ यह समाज की भलाई के लिए लागू होता है। किसके लिए? समाज की भलाई के लिए लागू होता है। आगे देखिए मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए बना है। ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की अधिकार के लिए बना है। इसे लागू कराने के लिए संविधान की शरण में जा सकता है। ठीक है। और ये संसद द्वारा होगा। किसके द्वारा? संसद द्वारा होगा। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए बना है। इसे लागू कराने के लिए संविधान की शरण में जा सकता है। आगे देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया है। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए वर्तमान में अनुच्छेद 51A में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है, 11 मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। जिसमें से 10वें मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। 10वें मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। और 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो ये 2002 में जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन के जरिए, किसके जरिए? 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब माना जाएगा जब उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देखो, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाने योग्य होना चाहिए, ठीक है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाना योग्य होना चाहिए। आगे देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं और संघ शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12, लोकसभा के लिए, देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 एवं लोकसभा के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। कितना करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों की नियुक्ति करता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं एवं 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, ठीक है।
और इनकी जमानत राशि कितनी होती है? राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये होती है। 15,000 रुपये इनकी जमानत राशि होती है। ठीक है, 5 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, 5 सदस्य अनुमोदक होते हैं तथा 15,000 रुपये ये होता है जमानत राशि होता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किए जाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति को पद धारण करने से पूर्व, ठीक है, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है। ठीक है, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है। ठीक है, आगे देखिए, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर अपना पद छोड़ना चाहता है, अपना पद त्यागना चाहता है, तो वह 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, किसको? उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति जो है त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, महाभियोग से 14 दिन पहले, महाभियोग से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 14 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, महाभियोग से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 14 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, 14 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। आगे देखिए, संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना है तो संसद के जिस भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, ठीक है, तो उसके 2/3 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति या फिर लोकसभा या राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा द्वारा पारित हुआ है, लोकसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो चुका है, तो फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में पारित हो चुका है तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। ठीक है, फिर से देखिए, संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। ठीक है, और देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति के पद को रिक्त होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर भरना होता है। कितने माह के अंदर भरना होता है? 6 माह के अंदर भरना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विलंब हो तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के चुनाव तक पद पर बना रहता है। ठीक है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। फिर से देखिए, राष्ट्रपति के पद को 6 माह के अंदर भरना होता है। कितने माह के अंदर भरना होता है? 6 माह के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विलंब हो तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, ठीक है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई समस्या आ जाती है या फिर टाइम विलंब हो जाता है, तो जो पहला राष्ट्रपति है अपने पद पर अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के चुनाव तक
जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, उसका चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक पहला ही राष्ट्रपति चुनाव तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है। और ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति की मृत्यु। ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर त्यागपत्र या फिर पदच्युत हो जाने पर, पद से हट जाने पर रिक्त स्थान को, ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पदच्युत के फलस्वरूप स्थान रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या फिर त्यागपत्र दे देने पर या फिर पद से हट जाने पर, इसके फलस्वरूप स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ठीक है। इस अवधि में उसे राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भी कारण अगर राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पूर्व रिक्त हो जाता है। ठीक है। किसी भी कारण अगर राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ना कि शेष अवधि के लिए। ठीक है। इसका मतलब मान लो अगर 5 वर्ष तक हुआ, राष्ट्रपति अपना 5 वर्ष राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है। ठीक है। तो या फिर अगले निर्वाचन में उसकी समस्या आ गई कोई, या फिर निर्वाचन नहीं हो पा रहा है, तो जितना उस टाइम लिया तो उसी टाइम के, ठीक है, उसी टाइम के आगे 5 वर्ष तक राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है। जिस टाइम पर वह शपथ लेगा या फिर उसका चुनाव होगा, उसी टाइम से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है। आगे देखिए। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना। ठीक। आगे देखिए। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है? तो हाँ, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, टैक्स से मुक्त होता है। ठीक। आगे देखिए। राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति का नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है। मतलब राष्ट्रपति किसे किसे नियुक्ति करता है, किसे किसे शपथ दिलाता है। तो देखो, भारत के राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों न्यायालयों की मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक। आगे देखो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति। किसकी? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति। संसदीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है। और भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास 2 विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक है। संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान करने। ठीक है। संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान करने एवं लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार। ठीक है। सत्रावसान, लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है। और देखो, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति को अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ठीक है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा, तब तक संसद द्वारा पेश किया गया विधेयक वो कानून नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? कानून नहीं बनेगा, विधेयक नहीं बनेगा। ठीक है। आगे देखिए। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ठीक है। संसद में किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है? तो यह नए राज्यों के निर्माण में, राज्य सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है। और धन विधेयक या फिर संसद निधि से व्यय करने से संबंधित विधेयक। ठीक है। राज्य सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, धन विधेयक और संसद निधि से व्यय करने संबंधित विधेयक। और धन विधेयक जो है ना, ये अनुच्छेद 110 में
धन विधेयक किस अनुच्छेद में? तो है 110 अनुच्छेद में। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो देखिए युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात। देश में आपात क्यों लगता है? तो युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण। ठीक है, और राज्यों में संवैधानिक तंत्र से उत्पन्न आपात, और वित्तीय आपात जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह होती है। ठीक है, देखिए आपात जो है ये सिर्फ 2 होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, क्या होता है? राष्ट्रीय आपात होता है, और एक होता है राजकीय आपात। राजकीय आपात, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात, इसका वर्णन है अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। और जो राजकीय आपात है, तो राजकीय आपात का वर्णन 356 में। किसमें? 356, अनुच्छेद 356 में। ठीक, फिर से देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात लगता है। ठीक है, और राज्यों के संवैधानिक तंत्र से उत्पन्न आपात। एक होता है वित्तीय आपात, क्या होता है? वित्तीय आपात जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह होती है। ठीक है, आगे देखिए किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य शासन संविधान के नियम के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राज्य शासन अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर, ठीक है, या किसी अन्य प्रकार से राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि राज्य शासन संविधान के नियम के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि जो राज्य है ये राज्यपाल के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, या फिर ये संविधान के अनुसार नहीं चला रहे हैं, तो फिर राष्ट्रपति इसका शासन, राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, तो अपने अनुसार चलाता है। अगला देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह और अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन तभी लागू हो सकता है, राष्ट्रपति शासन तभी लागू हो सकता है जब निर्वाचन मंडल आयोग या प्रमाणित कर दें कि राज्य की वर्तमान स्थिति चुनाव संभव नहीं है। ठीक है, देखिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन सिर्फ एक बार में 6 माह तक लग सकता है। ठीक है, या फिर अधिक से अधिक 1 वर्ष के लिए लागू हो सकता है बिना किसी कार्यवाही के। ठीक है, अगर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना है, ठीक है, किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक या फिर 2 वर्ष, 3 वर्ष, किसी भी वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तब निर्वाचन मंडल आयोग को यह प्रमाणित करना होगा। ठीक है, निर्वाचन मंडल को यह प्रमाणित करना होगा कि राज्य की वर्तमान स्थिति में चुनाव संभव नहीं है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 लेकर। धन्यवाद।